यू आर माई थाउजेंड ऑफ स्टार्स के एपिसोड 4 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को याद ही होगा कि लास्ट टाइम में हमने देखा था बोए गाड़ी पर बैठा होता है और अचानक से उसकी नज़र सड़क के किनारे पर खड़ी शी और ईहान पर जाती है। तो आइए वहीं से कंटिन्यू करते हैं और जानते हैं कि बोए का अगला कदम क्या होने वाला है, क्योंकि इस वक्त शी और ईहान का चेहरा दूसरी तरफ होता है, जिस वजह से बोए गाड़ी में बैठकर शी को देखकर ये सोच रहा होता है क्यों इसे पीछे से देखकर ऐसा लग रहा है कि मैं इसे जानता हूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि ये वर्ड्स बोए बोल ही रहा होता है कि शी का चेहरा इधर मुड़ता है और शी को देखकर बोए गुस्से से कहता है ये तो वही है। बस इतना ही बोलता है, उसके बाद वो खामोश हो जाता है। फिर उसके साथ में बैठा उसका दोस्त उससे कहता है बोए क्या ये तुम्हारी एक्स वाइफ नहीं है? और जो उसके हाथ में बच्चा है क्या ये बिल्कुल तुम्हारी तरह नहीं दिख रहा है? मैं तो ये मान ही नहीं सकता कि ये तुम्हारा बच्चा नहीं है। फिर बोए अपनी सोच में ही कह रहा होता है टांगशी 5 साल हो गए हैं और तुमने सचमुच मेरे बच्चे को चुपके से जन्म देने की हिम्मत की और इस बात को मुझसे 5 सालों तक छिपा कर भी रखा। वो गुस्से में यही सोच रहा होता है। इस वक्त जो बॉय है वो अपने बेटे को देखकर उसके सदमे में डूबा हुआ था, क्योंकि इस पल में वो बिल्कुल निश्चित रूप से नहीं कह पा रहा था कि ये उसी का बच्चा है, और यही सोच उसके लिए टांगशी की नफरत को और बढ़ाए जा रहा था। अब देखना यह है कि क्या ये उसकी सोच उसके लिए खुशी का सामान बनती है या फिर उसके मन में शी के लिए और नफरत पैदा होती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। फिर हम शी, ईहान और इसके अंकल को देख रहे होते हैं, जहाँ पर शी का भाई अपने ऑफिस निकल रहा होता है। वो ये कह रहा होता है शी और ईहान आप लोग जाकर आराम करें, मैं अब निकलता हूँ, ठीक है। फिर शी कहती है भाई अपने आप पर ज़्यादा जोर मत देना, ज़्यादा काम मत करना, ठीक है। फिर उसका भाई थोड़ा हंसते हुए कहता है तुम्हारी परवरिश करना ही काफ़ी थका देने वाला काम है, मेरी अभी तक तो शादी भी नहीं हुई है। फिर उधर से ईहान बड़े मज़े लेते हुए कहता है अंकल अभी तक कुंवारे, मेरे कुंवारे अंकल। फिर उसके बाद शी ईहान को चुप कर आ रही होती है और इधर से उसके अंकल कहते हैं बदतमीज, घर पर ठीक से रहो और मम्मी की बात सुनो, ठीक है। उसके बाद ईहान कहता है ठीक है अंकल। फिर उसके अंकल वहाँ से चले जाते हैं। फिर शी ईहान से पूछ रही होती है तो आज तुम्हें मज़ा आया बेटा? फिर ईहान कहता है जी मम्मी। इधर शी और ईहान बात कर ही रहे होते हैं कि उनका डोरबेल बजता है। तो ईहान दरवाजे की तरफ ये बोलते हुए दौड़ता है कि शायद अंकल कुछ भूल गए होंगे। फिर जैसे ईहान गेट खोलता है, उसके बाद वो चेहरा जो उसकी आंखों के सामने उस वक्त होता है, वो देखकर ईहान थोड़ा सा चौंक भी जाता है और थोड़ा सा वो डर भी जाता है। उसके चेहरे पर हल्के से पसीने आने लगते हैं। उसकी आंखें उस गेट पे खड़े शख्स के चेहरे पर ऐसे जम जाती है कि उससे हट ही नहीं रही होती है। ईहान पूरा दरवाज़ा नहीं खुल पाता, मानो उसके पैर वहाँ पे जम जाते हैं। वो हल्का सा दरवाज़ा खुलता है और हम देखते हैं बाहर जो शख्स खड़ा है वो कोई और नहीं बल्कि बोए खड़ा था, क्योंकि उस वक्त ईहान अंकल अंकल चिल्लाते हुए दरवाज़ा खोलने के लिए दरवाजे की तरफ दौड़ता है। तो इसलिए बोए कहता है शैतान, मैं तुम्हारा अंकल नहीं हूँ, मैं तुम्हारा डैड हूँ। उसके बाद बोए पूरा दरवाज़ा खोलकर अंदर आता है और उसकी नज़र पड़ती है शी पर। शी डर से कांपते हुए कहती है बोए। फिर वो अपनी सोच में कह रही होती है बोए को हमारा एड्रेस कैसे पता चल गया? क्या ये यहाँ पे अपने बच्चे यानी ईहान को मुझसे ले जाने आया है? उसके बाद शी ये सोच ही रही होती है। फिर बोए अंदर आता है और शी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। फिर कहता है काफ़ी वक्त के बाद मिल रहे हैं। उसी वक्त हम देखते हैं ईहान को, जो अपनी मम्मी के सामने आकर खड़ा हो जाता है अपने दोनों हाथों को फैला के, मानो वो अपनी मम्मी को प्रोटेक्ट कर रहा हो। फिर वो बोए से कहता है यंग मास्टर बो, मैं और मम्मी हमेशा साथ रहेंगे, हमने कभी कुछ गलत नहीं किया है, मैं और मम्मी हमेशा साथ रहेंगे। तो अगर आपको हम लोग से कुछ कहना है तो जल्दी से कहिए और चले जाइए, मेरी मम्मी को डराने की ज़रूरत नहीं है। ईहान बोए को ये सारी बातें काफ़ी हिम्मत के साथ बोल देता है। उसके बाद वो अपनी मम्मी के हाथों को पकड़ के कह रहा होता है मम्मी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप जाकर सो जाइए। फिर ईहान अपनी मम्मी को पकड़कर रूम ले जा रहा होता है। उसी वक्त पीछे से बोए कहता है रुको,
क्या तुम इस बच्चे के बारे में कुछ बताना नहीं चाहोगी, कुछ एक्सप्लेन नहीं करना चाहोगी? फिर शी बॉय की तरफ मुड़कर जोर से चिल्लाते हुए कहती है, एक्सप्लेन? क्या एक्सप्लेन करूं मैं? मैंने तो अपने पूरे 5 साल जेल में बिता दिए। अब मेरे पास क्या बचा एक्सप्लेन करने के लिए? तुम मुझे अकेला छोड़ क्यों नहीं देते? एक औरत जिस पर मुजरिम होने का, जिस पर क्रिमिनल होने का इल्ज़ाम लग गया हो, उसके पास कुछ बचता है कि वो तुम्हारे ग्रैंड होम में दोबारा वापस आए? फिर बॉय शी को दीवार की तरफ धकेल कर उसके हाथों को जोर से जकड़ लेता है और फिर वही गुस्से भरी आवाज़ से कहता है, मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोच रहा हूँ और ना ही मैं तुम्हारे बारे में पूछ रहा हूँ। मुझे ये बताओ कि तुमने बच्चे को जन्म कब दिया? जो शी अभी कुछ देर पहले अपने बेटे के साथ मुस्कुरा रही थी, अब उस शी को देखकर लग रहा होता है कि बॉय के इस बर्ताव ने, इस गुस्से भरे सवाल ने एक बार फिर से उसे वही 5 सालों पहले के दर्द का एहसास करा दिया हो। उसके आंखों में ये आंसू, उसके शरीर का ये कांपना उसके दर्द को साफ बयान कर रहा होता है। फिर शी कहती है, बॉय क्या तुम्हें अभी भी ये पूछने की ज़रूरत है कि मैंने बच्चे को कब जन्म दिया? जाहिर सी बात है, मैं इन 5 सालों तक जेल में ही थी, उसके अलावा और कहाँ जन्म दे सकती हूँ? फिर शी हिम्मत जुटाकर बॉय की आंखों से आंखें मिलाकर कहती है, बॉय और ऐसा भी हो सकता है कि मुझ जैसी लड़की की तुम्हें कोई फिक्र हो? मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं हूँ, इस बात की खबर भला तुम्हें कैसे हो सकती थी? तुम्हारी आंखों में तो सिर्फ अनन 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 ही थी। तुम्हें सिर्फ हर वक्त उसी की खबर थी। अब इधर बॉय अनन का नाम सुनते ही और भी भड़क उठता है। फिर शी पर अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए और नफरत भरी आंखों को शी की आंखों पर जमा कर कहता है, उसका नाम लेने की हिम्मत भी मत करना। फिर शी बॉय को हल्का सा पीछे ढकेलते हुए कहती है, मुझे जाने दो। उसी वक्त बॉय की नज़र शी के हाथों पर लगे चोटों के निशान पर जाती है, जिसका जख्म अभी पूरा भरा भी नहीं था। बॉय शी के उस हाथ को पकड़कर कहता है, ये क्या किया है तुमने? आखिर हुआ क्या है तुम्हारे हाथों को? इतने सारे चोट आखिर लगे कैसे? फिर शी बॉय को जवाब देते हुए कहती है, क्या ये वही तोहफा नहीं है जो तुमने मुझे दिया था? तुम्हें पता है बॉय, मैं ऑलरेडी इस जिंदगी में तुम्हारे दिए काफ़ी जख्मों का दर्द सह चुकी हूँ। अब हमारी शी पूरी तरह टूट कर बॉय से कह रही होती है, बॉय प्लीज़ मुझ पर और मेरी हालत पर तरस खाकर मुझे अब जाने दो, क्योंकि अब तुम्हारे दिए दर्द सहन करने की हिम्मत नहीं बची मुझ में। इसलिए बॉय अब मेरे ऊपर रहम करो, अकेला छोड़ दो। फिर बॉय शी की इन आंखों में दर्द और अपने लिए नफरत देखकर अपने ख्याली में कह रहा होता है, क्या अब इसके दिल में मेरे लिए नफरत ही बची है? मैंने तो सिर्फ इतना सोचा था कि मैं अगर इसे जेल भेज दूं तो बस इसे उम्र भर अपनी गलती का पछतावा होगा। पर आखिर क्यों चीज़ें इस तरीके से बदल गईं? इसके साथ जेल में उन 5 सालों में ऐसा क्या हुआ? किसने इसको इतने जख्म दिए? किसने इसके प्राइड को, इसके स्वाभिमान को ख़त्म करके रख दिया? अब इधर बॉय भी कंफ्यूज था कि आखिर शी की हालत इतनी बदतर कैसे हो गई, क्योंकि इस वक्त बॉय शी की आंखों में अपने लिए प्यार का एक जर्रा, एक कतरा भी नहीं देख पाया। उसने उसकी आंखों में कुछ पाया तो बस अपने लिए नफरत का समंदर ही देख पाया, क्योंकि उसे खुद नहीं पता कि उन 5 सालों में शी ने जेल के अंदर किन दुख दर्द का सामना किया। बॉय को तो ये खबर तक नहीं कि शी ने पुलिस वालों के कितने जुल्म सहे हैं, उसे कितनी बेरहमी से पीटा गया है और शी ने बॉय के बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए ना जाने कितनी तकलीफ़ों का सामना किया। तब जाकर आज बॉय को इहान के रूप में सही सलामत उसे उसका बेटा दिख रहा है। अब शी की तरफ देखकर बॉय के दिल में डर जाग जाता है, क्योंकि 5 साल पहले जो कि उसकी वाइफ थी वो बिल्कुल अजनबी बन चुकी थी। जिस शी को वो जानता था उसकी पहचान कहीं खो चुकी थी। इस वक्त बॉय के वो शी की तरफ उड़ते हुए हाथ ये साफ जाहिर कर रहे होते हैं कि वो शी को प्यार से पकड़कर उससे वो सारे सवालों का जवाब पूछना चाहता है जो अभी उसके मन में उठ रहे हैं।
कि आखिर तुम्हारे साथ ये सब कैसे हुआ। लेकिन बोए के वो शी की तरफ उम्मीदों से उठते हाथ, उसके वो सवालों से भरे हुए अल्फाज वहीं रुक जाते हैं, जब उसी वक्त शी अपनी आंखों में बोए के लिए नफरत लिए जोर से कहती है, बोए बस बहुत हो गया, अब प्लीज यहाँ से चले जाओ प्लीज। बस बोए का शी के मुंह से अपने लिए इन नफरत और दर्द भरे लफ्ज़ों का सुनना था कि अब उसके लफ्ज़ उसकी ज़ुबान पर ही जम जाते हैं। अब वो कुछ भी बोल नहीं पाता और चुपचाप वहाँ से बाहर आ जाता है। फिर वो दरवाजे के पास खड़ा होकर बेचैन मन के साथ अपने ख्याल में कह रहा होता है, सच में इन 5 सालों में आखिर इसके साथ हुआ क्या। फिर अपने आप से सवाल करते हुए कहता है, ये तो वही है ना जो मैं उसके साथ करना चाहता था, मैं ही तो उसे सजा देना चाहता था ना, तो फिर क्यों मैं उसके लिए बेचैनी महसूस कर रहा हूँ। अब बोए अपने बेचैन हाथों से अपने सर को पकड़कर अपने आप से यही सवाल करते हुए वहाँ से चला जाता है। फिर इस दर्द भरी स्टोरी का पैनल चेंज होता है और हम देखते हैं शी को, जो अंधेरी की गहराइयों में एक दीवार के कोने में सटकर बैठी अपने वक्त के इस बदलाव को देखकर टूट कर रो रही होती है। उसकी ये अचानक बदली हुई हालत बता रही होती है कि शी की किस्मत उसे इन उजालों से निकालकर, जो कि अभी अभी उसकी ज़िंदगी में रोशन होना शुरू हुआ है, उससे निकालकर उसे वापस उसे 5 साल पहले के अंधेरों में खींचना चाह रही है। लेकिन शायद अब उसकी किस्मत का उसको वापस अंधेरों में खींच पाना नामुमकिन था, क्योंकि अब उसका बेटा ईहान उसकी ज़िंदगी का एक ऐसा रोशन उजाला था जो शी को हर दर्द भरे अंधेरों से खींचकर उजालों में वापस ला सकता था। उसकी आंखों में आए हर आंसुओं को पोंछकर उसके चेहरे की मुस्कान बन सकता था। और हुआ भी बिल्कुल यही। ईहान अंधेरों की तरफ खींचे चली जा रही अपनी मम्मी के गोद में सिमट जाता है और शी की इन तन्हाइयों को अपनी मौजूदगी के एहसास से भर देता है। वो हर एक पल अपनी मम्मी के साथ रहता है, मानो उस नन्ही सी जान को ये खुद गवारा नहीं कि वो अपनी मम्मी को एक पल भी तन्हा छोड़े। जैसे शी ने उसे अपने पेट में रखकर 9 महीने प्रोटेक्ट किया था, वैसे ही आज वो अपनी मम्मी की ढाल बनकर हिफाजत के लिए खड़ा है। उस वक्त ईहान एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी मम्मी से कहता है, मम्मी आप दूध पीना चाहोगे? फिर शी उसे जोर से गले लगा लेती है और अपनी गोद में भरकर कहती है, इस वक्त शी का सारा अंधेरा ईहान की उस प्यारी सी मुस्कुराहट से दूर जा चुकी थी। फिर उस शाम के हादसे के बाद से शी ये ठान लेती है कि अब वो ईहान और अपनी इस जिंदगी के सफ़र में बोए से दोबारा कभी मुलाकात नहीं करेगी। हर उस रास्ते को छोड़ देगी जो बोए से जाकर टकराती हो। तो जी हाँ, जैसा कि हम देख सकते हैं, आज तो शी ने खुद से ये वादा कर लिया, लेकिन उसकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शी और ईहान की इस सफ़र का अगला शाम कोई ऐसा मोड़ लाता है जिससे शी बिल्कुल सहम जाती है। वो अपने ऑफिस में बैठे काम कर रही होती है और उसी वक्त उसे एक कॉल आता है, जिस कॉल को अटेंड करने के बाद, जिस कॉल पर बात करने के बाद शी बिल्कुल सहम जाती है। आखिर उस फ़ोन कॉल में शी को ऐसी क्या खबर मिली जिससे वो इतना सहम गई? क्या ये खबर ईहान के साथ जुड़ी हुई है? तो अगर आप लोग भी ये राज जानना चाहते हो तो नेक्स्ट पार्ट लिख के कमेंट करो। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फिर हम साथ में मिलकर अपनी इस एडवेंचर को कंप्लीट कर सकें। तो आज के हम अपनी इस एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो चलती हूँ, सायोनारा मिन्ना।